Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बिल्कुल लास्ट टॉपिक क्या करवाया था? Can anybody tell me? सर आपने रिजोल्यूशन की डेफिनेशन तक करा दिया था. ओके, तो मैं आपको एक बार पहले लास्ट क्लास वाला पोर्शन रिकॉल करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा. आप सब लोगों को पता है कि प्रेजेंटली हमारा जो करंटली टॉपिक चल रहा है दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री. एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री एज अ टॉपिक हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हम जो हेलोएल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, उन केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. 3 more categories are yet to be studied. अभी तो हमने एक ही कैटेगरी पढ़ी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. उन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के पीछे कुछ बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड मैकेनिज्म्स होते हैं जिन्हें एक्चुअली हमें 3 डायमेंशनली समझना पड़ता है. वी हैव टू विजुअलाइज दोस मैकेनिज्म्स 3 डायमेंशनली इन स्पेस. और उसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टार्ट करा था. स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमें जो मेन टॉपिक समझना था दैट वाज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैं आपको लास्ट क्लास में ये बता चुका था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज एनाइसोमेरिज्म. एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है इट इज द नॉन सुपरइम्पोजिबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड ओवर इट्स मिरर इमेज. अगर आप किसी भी कंपाउंड को इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखते हैं, मिरर के अक्रॉस उसकी एक इमेज नजर आएगी, लेकिन अगर वो इमेज लेटरली इन्वर्टेड नजर आती है, काइंड ऑफ आपको पता है कि मिरर के सामने कोई भी चीज रखोगे तो वो एक लेटरली इन्वर्टेड इमेज नजर आएगी. अगर हम उस ओरिजिनल कंपाउंड को उसकी इमेज के ऊपर सुपरइम्पोज करने की कोशिश करते हैं, एंड ड्यूरिंग दैट सुपरइम्पोजिशन वी आर ऑलवेज अलाउड टू टर्न और रोटेट द मॉलिक्यूल. किसी भी तरह से कुछ भी करके आपको ओरिजिनल कंपाउंड को अपनी इमेज के ऊपर सुपरइम्पोज कर देखना है. एंड इफ समहाउ वी आर एबल टू सुपरइम्पोज द कंपाउंड ओवर इट्स मिरर इमेज, तो हम मान लेते हैं कि मिरर के अंदर और बाहर एक ही जैसी चीज बनी है. उस केस में नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज एक्सिबिटेड. अगर कोई कंपाउंड अपनी इमेज पे सुपरइम्पोज हो जाता है तो कोई आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं हो रहा. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तब एग्जिबिटेड माना जाएगा जब ओरिजिनल कंपाउंड अपनी इमेज के ऊपर सुपरइम्पोज ना हो. ठीक है, सो द नॉन सुपरइम्पोजिबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड ओवर इट्स मिरर इमेज दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या एनाइसोमेरिज्म. ऐसे में जो मिरर के बाहर और मिरर के अंदर वाले जो दो कंपाउंड्स हैं वो पेयर ऑफ एनाइसोमर्स कहलाते हैं. ठीक है, लेकिन क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन होता है, कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड्स होते हैं, 4 ग्रुप्स लगे होते हैं. तो मैंने आपको थ्योरेटिकली ये बताया था कि हमें थ्योरेटिकली कैसे पता चलेगा एक कंपाउंड को देख के कि वेदर इट वुड बी सुपरइम्पोज्ड अक्रॉस इट्स मिरर इमेज और नॉट. तो मैंने आपको एक नेसेसरी कंडीशन बताई थी, कायरलिटी. आपको किसी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यानी कि सिंगली बॉन्डेड कार्बन, किसी भी सिंगली बॉन्डेड कार्बन के चारों तरफ लगे हुए ग्रुप्स देखने हैं. In case all the 4 groups around the carbon atom are different, अगर कार्बन के चारों तरफ लगे हुए अलग अलग ग्रुप्स होते हैं तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन कहा जाता है. एंड कायरलिटी इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. अगर किसी कार्बन के चारों तरफ अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो ये कंपाउंड है, एक तरफ H लगा हुआ है, एक Br लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है. All the 4 different groups are placed around this carbon atom. तो आप इस कार्बन को कहोगे कायरल कार्बन और हम ये कहेंगे कि इस कंपाउंड में कायरलिटी है. This compound contains chirality. और अगर इसमें कायरलिटी है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल एक्टिविटी दोनों शो करेगा. ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरइम्पोज, बताइए ये अपनी इमेज के ऊपर सुपरइम्पोज करेगा या नहीं करेगा? नो सर. नहीं करेगा. नो सर. अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं करेगा. और क्योंकि ये मिरर इमेज के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं करेगा तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? सर करेगा. करेगा. तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पेयर ऑफ एनाइसोमर्स हैं. आप इसे इसके ऊपर रख के सुपरइम्पोज करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी करके, रोटेट करके, टर्न करके, फ्लिप करके, यू वोंट बी एबल टू सुपरइम्पोज दैट. ठीक है, तो याद रखिएगा कायरलिटी इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एज वेल एज ऑप्टिकल एक्टिविटी. क्योंकि अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी तो जरूर होगी. बोथ द टर्म्स दे गो इन पैरेलल. ठीक है, अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी जरूर होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटीज होती है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरूर होता है. ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब है कि ये दोनों ही कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं, लेकिन इनका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अलग अलग होगा. इनमें से एक आइसोमर अगर डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा डेफिनेटली लीवो होगा. बिसाइड्स दैट मैंने आपको लास्ट क्लास में एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई थी
कि ये जो पेयर ऑफ एनाइसोमर्स होते हैं, these pair of enantiomers, they are exactly similar to one another with respect to all their physical and chemical properties. इनकी हर फिजिकल हर केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी सब कुछ एक जैसा होगा। इनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस होता है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अगर एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लिवो है, एंड इवन द एंगल ऑफ रोटेशन इज सेम। अगर ये एक सर्टेन एंगल से लाइट को राइट में रोटेट करता है तो ये उतने ही एंगल से लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा। ठीक है, तो आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स या एनाइसोमर्स की नेचर समझ में आ गई। बिसाइड्स दिस आप देखिए, सब लोग मुझे बताओ, अगर मैं अकेले इस कंपाउंड से, ये वाला जो लेफ्ट साइड में कंपाउंड बना हुआ है, अकेले मैं इस कंपाउंड में से पीपीएल पास करता हूं तो क्या वो पीपीएल टिल्टेड होगी कहीं? Yes, sir. यस। और अगर मैं इस कंपाउंड में से पास करता हूं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इन दोनों कंपाउंड्स का इक्विमोलर मिक्सचर ले लेता हूं एंड आई एनक्लोज दैट इक्विमोलर मिक्सचर इन अ ट्यूब, और उस मिक्सचर में से मैं जब लाइट पास करूंगा तो वो लाइट अनडिविएटेड, अनटिल्टेड उसी प्लेन में बाहर निकल जाएगी, क्योंकि मिक्सचर के अंदर दोनों इक्वल अमाउंट्स में प्रेजेंट थे। तो इस मॉलिक्यूल ने जितने एंगल से लाइट को राइट में रोटेट करा, उसके दूसरे आइसोमर ने उतने ही एंगल से लेफ्ट में रोटेट करके उसे कंपेंसेट कर दिया। और सब लोग बताइए, इस कॉम्पेंसेशन को क्या बोलते हैं? इंटरनल कंपेंसेशन या एक्सटर्नल कंपेंसेशन? External compensation. दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल कंपेंसेशन। एक इंटरनल कंपेंसेशन भी होती है, वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, बट ये है एक्सटर्नल कंपेंसेशन। और याद रखिएगा, ऐसा इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बोथ द एनाइसोमर, such a mixture is called a racemic mixture. A racemic mixture is always optically inactive. ठीक है, इंडिविजुअली ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, लेकिन कलेक्टिवली ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अकेले अकेले ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन इनका मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और किसी भी रेसिमिक मिक्सचर में से इन दोनों पेयर ऑफ एनाइसोमर्स को सेग्रीगेट करना, इन्हें अलग अलग करना, डेक्स्ट्रो को अलग कर लेना, लीवो को अलग कर लेना, इस प्रोसेस को रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो बताइए, यहां तक पिछली क्लास वाला पोर्शन मैंने रिकॉल करवाया, कोई भी डाउट तो नहीं है? No, sir. नो सर। No, sir. बस मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं बोर्ड पे एक कंपाउंड बनाता हूं तो क्या आप उस कंपाउंड को देख के ये बता दिया करेंगे कि वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? Yes, sir. यस सर। क्या देखोगे आप उसके अंदर? Sir, the compound surrounding the carbon atom. कायरलिटी देखोगे आप, ऐसा कार्बन देखोगे जिस कार्बन के चारों तरफ अलग अलग ग्रुप्स हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं। एवरीथिंग हैज सर्टेन एक्सेप्शंस, हर चीज के कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। सो लेट अस कंसीडर अ डिफरेंट टाइप ऑफ केस। एक लास्ट टॉपिक स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड देखिए। मैं एक कंपाउंड बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये कंपाउंड है, इसके सामने अक्रॉस द मिरर इसकी मिरर इमेज भी ड्रॉ करते हैं। जस्ट इमेजिन कि इसकी मिरर इमेज कैसी नजर आएगी। OH के कॉरस्पॉन्डिंग आपको OH नजर आएगा, यहाँ पे भी OH, देन Br के कॉरस्पॉन्डिंग आपको Br नजर आएगा। नाउ टेल मी, अच्छी तरह सोचो और मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि ये कंपाउंड अपनी इमेज के ऊपर सुपर इंपोज करेगा या नहीं करेगा? विद रीजन। सर करेगा सर, क्योंकि अगर हम लेफ्ट वाले का वो कंपाउंड को फ्लिप कर देंगे तो आ जाएगा उसके ऊपर। और सब भी बताइए। सर करेगा, क्योंकि एक ग्रुप रिपीट हो रहा है। एक ही कार्बन पे एक ग्रुप रिपीट हो रहा है मृणालिनी? सेम कार्बन पे? नो सर, डिफरेंट पे। आप मुझे ये बताइए सब लोग, क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है? यस सर। Yes, sir. यस सर। और क्या ये कार्बन भी कायरल कार्बन है? यस सर। Yes, sir. यानी कि इस पूरे कंपाउंड में दो दो कायरल कार्बन है। एंड वी स्टडीड दैट कायरलिटी इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। एक बार मैं फिर पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है प्रैक्टिकली, क्या लगता है
और जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा उस हिसाब से क्या लगता है, बताओ। Sir, थ्योरेटिकली हमने क्या पढ़ा? सर प्रैक्टिकल थ्योरेटिकली हमने पढ़ा कि कायरलिटी इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बताइए थ्योरेटिकली ये कंपाउंड अपनी इमेज पे सुपर इंपोज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होगा। नहीं होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। होना चाहिए, थ्योरेटिकली तो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि थ्योरेटिकली वी हैव स्टडीड कि कायरलिटी इज द नेसेसरी कंडीशन एंड हमें दिख रहा है कि इसके अंदर नेसेसरी कंडीशन है, तो थ्योरेटिकली तो ये नहीं होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली हमने जब चेक कर देखा तो ये कंपाउंड अपनी इमेज को सुपर इंपोज हो गया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एवरीथिंग हैज सर्टेन एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। देखो पहले मैं आपको कर दिखाता हूं कि ये कंपाउंड सुपर इंपोज कैसे होगा, आपको इमेजिन करवाता हूं, ठीक है। आप सब लोगों को मालूम है तो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स, ये जो हॉरिजॉन्टल वाले बॉन्ड्स हैं दे आर कमिंग अबव द प्लेन, आपको मालूम है ना, Yes, दे आर कमिंग अबव द प्लेन। यहाँ पे भी ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड अबव द प्लेन ही आ रहे होंगे, OH और Br ऊपर उठे हुए हैं, यहाँ पे भी OH और Br ऊपर उठे हुए हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं इस कंपाउंड को पलट के फ्लिप करके इसके ऊपर रखता हूं तो क्या वो सुपर इंपोज हो जाएगा? नो सर। नो सर। नो सर। उस केस में आप देखेंगे जब मैं इसे पलट के रखूंगा ना फ्लिप करके, तो आप देखोगे OH के ऊपर OH तो आ जाएगा, Br के ऊपर Br भी आ जाएगा, लेकिन बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड नहीं आएगा, एक V के ऊपर उल्टा V बन जाएगा जब आप फ्लिप करोगे। यस सर। लेकिन एक्चुअली सुपर इंपोज वो होना चाहिए कि एक V के अंदर V फिट हो जाए, ठीक है, बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड भी आए, ग्रुप के ऊपर ग्रुप भी आए, तो पलट के रखने पे तो सुपर इंपोज नहीं होगा। अब नाउ डू वन थिंग, आप इमेजिन करो इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री टिल्ट कर दो, 180 डिग्री फ्लिप कर दो, ये वाला मिथाइल ऊपर और वो वाला मिथाइल नीचे। अगर हम इसे 180 डिग्री टर्न कर देते हैं तो क्या ये दोनों OH इधर आ जाएंगे लेफ्ट में, यस यस सर। सर। Br राइट में चले जाएंगे? यस सर। सर। लेकिन सोच के बताइए जब हम 180 डिग्री टर्न करेंगे ऐसे, तो क्या तब भी ये जो हॉरिजॉन्टल वाले बॉन्ड्स हैं ये बाहर ही आ रहे होंगे या ये पीछे चले गए होंगे? बाहर ही आ रहे होंगे। सर सर बाहर ही आ रहे होंगे। स्टिल दे वुड बी इन फ्रंट। तो आप इमेजिन करो पहले आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे 180 डिग्री टर्न करो और फिर उठा के एज इट इज इसके ऊपर रख दो, ये चीज इमेजिन करो। सर सुपर इम्पोज हो जाएगी। आप अगर पहले इसे 180 डिग्री टर्न करो ऐसे और फिर इसे उठा के एज इट इज उसके ऊपर रख दो, तो क्या V के अंदर V भी फिट हो जाएगा, OH के ऊपर OH आ जाएंगे, Br के ऊपर Br आ जाएगा? यू कैन यू इमेजिन? यस। आपको पहले क्या करना है, 180 डिग्री टर्न कर लेना है इसे, तो ये OH इधर आ जाएगा, Br उधर आ जाएगा, ठीक है, और अभी भी ये बाहर ही आ रहे होंगे। और फिर इस मॉलिक्यूल को एज इट इज उठा के उसके ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल उसकी कैविटी में फिट हो जाएगा, Br के ऊपर Br आ जाएंगे, OH के ऊपर OH आ जाएंगे, मिथाइल के ऊपर मिथाइल आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली तो ये कंपाउंड सुपर इंपोजेबल है, ठीक है, दिस इज अ सुपर इंपोजेबल कंपाउंड। तो फिर उस नेसेसरी कंडीशन का क्या हुआ? हमने तो पढ़ा था कि कायरलिटी इज द नेसेसरी कंडीशन एंड इन स्पाइट ऑफ एग्जिबिटिंग दैट नेसेसरी कंडीशन द कंपाउंड इज नॉट शोइंग द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये याद रखिएगा, कायरलिटी की एक लिमिटेशन होती है, देयर इज अ लिमिटेशन टू कायरलिटी। कायरलिटी उस वक्त फेल हो जाती है, उस वक्त नल एंड वॉइड हो जाती है जब मॉलिक्यूल में एक इमेजिनरी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है। देखिए दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स एन इमेजिनरी प्लेन ऑफ सिमेट्री। यस सर। इस मॉलिक्यूल में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है जिसके अक्रॉस दोनों हाफ्स, एक ही मॉलिक्यूल के दो हाफ्स एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस एक्ट कर रहे हैं। आप देखिए ऊपर वाला हाफ नीचे वाले हाफ की मिरर इमेज है कि नहीं है ना? यस सर। यस सर। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको रीजन बताने जा रहा हूं कि कायरलिटी होने के बाद भी इसने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं शो करा, मैं उसका रीजन बताने जा रहा हूं। देखो इस कंपाउंड में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक ऐसा इमेजिनरी मिरर प्लेन है जिसके अक्रॉस दोनों हाफ्स एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस एक्ट करते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला हाफ नीचे वाले हाफ की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। और बताइए अगर ये दोनों हाफ्स एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस हैं, सोच के बताना, तो क्या ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या माने जा सकते हैं? यस सर। यस सर। तो क्या ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे? नो सर। नो बोला? एक साथ अगर हो तो नो। क्या ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव Yes, होंगे sir. या नहीं होंगे? यस सर। यस सर।
अगर ऊपर वाला डेक्स्ट्रो होगा तो नीचे वाला हाफ लिवो होगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो इमेजिन करो एक ही मॉलिक्यूल में विद इन द सेम सिंगल मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आधा पोर्शन डेक्स्ट्रो और आधा पोर्शन लिवो एक्ट कर रहा है। और अगर आधा पोर्शन डेक्स्ट्रो और आधा लिवो एक्ट कर रहा है तो ओवरऑल ये जो मॉलिक्यूल है ये इंटरनल कंपेंसेशन की वजह से, दिस विल बी नोन एज इंटरनल कंपेंसेशन। एक ही मॉलिक्यूल में से जब हमने लाइट पास करी तो उसके आधे पोर्शन ने लाइट को राइट में रोटेट करने की कोशिश करी, लेकिन बाकी के आधे ने लेफ्ट में रोटेट करने की कोशिश करी, सो दैट्स व्हाई लाइट अनडिविएटेड निकल गई। तो ये ओवरऑल मॉलिक्यूल इंटरनल कंपेंसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. और जब ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जब ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है? No, sir. No, sir. सो दैट्स व्हाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं शो करेगा। बेशक इसके अंदर कायरलिटी है, लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर रहा क्योंकि इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी इसलिए नहीं है क्योंकि दो आधे आधे पोर्शंस ने एक दूसरे को इंटरनली कंपेंसेट कर दिया। ये बात याद रखिएगा। ऑल्दो हम बोल रहे हैं कि कायरलिटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन द कायरलिटी बिकम्स नल एंड वॉइड व्हेन देयर एक्सिस्ट अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल। प्लेन ऑफ सिमेट्री कायरलिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है, कायरलिटी को खत्म कर देती है, फिर कायरलिटी भी किसी काम की नहीं रह जाती। समझ रहे हैं? और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कायरल कार्बन होने के बाद भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं होता, ऐसे कंपाउंड्स को मीजो कंपाउंड्स कहा जाता है। MESO, मीजो कंपाउंड्स। तो ये हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। एक हेडिंग डालिए, मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स के अंदर पहले ये दोनों स्ट्रक्चर्स बनाइए। डायग्राम बनाना है। ये पूरा ड्रॉ कर रहे हैं आपने। Yes, sir. ये मार्क भी कर लिया आपने, प्लेन ऑफ सिमेट्री दैट मेक्स द मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव। Yes, sir. 2 मिनट कर लीजिए। और इन दोनों मिरर इमेजेस के नीचे सेंटर में लिख लीजिए सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, therefore no optical isomerism। एट द एंड ऑफ द क्लास, आज जब क्लास एंड करूंगा मैं, तो मुझे याद दिलाइएगा, मैं पहले अटेंडेंस लूंगा और लॉग आउट मत करिएगा मेरे अटेंडेंस लेने से। स्टिल मेरे हिसाब से आज 5 बच्चे एब्सेंट। सो सबने कर लिया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. No, sir. कर लो। चलिए, आई होप आप कर लिया होगा सबने। लिख लीजिए मीजो कंपाउंड्स की डेफिनेशन, लिख पा रहा हूं मैं, नेक्स्ट लाइन में लिखो। मीजो कंपाउंड्स आर दोज
which in spite of having the chiral carbon atoms, which in spite of having the chiral carbon atoms does not exhibit optical isomerism, since they contain an imaginary plane of symmetry, which divides the molecule into two halves, so that one half compensates the rotation caused by another half. One half compensates the rotation caused by another half. This is known as the internal compensation. Now tell me, सब कुछ समझ में आया यहां तक? Yes. मैं कोई Yes, क्वेश्चन sir. पूछ लूं, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं ना किसी से भी? एवरीबॉडी, काशवी माइक ऑन करिए. Yes, sir. काशवी, मीजो कंपाउंड्स और रेसिमिक मिक्सचर में एक सिमिलैरिटी और एक डिसिमिलैरिटी बताओ. सर दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं. बिल्कुल ठीक बताया आपने. एक डिसिमिलैरिटी बताइए. ये तो सिमिलैरिटी हो गई. कौन बताएगा? हैंड रेस करो. डिसिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी तो काशी ने बता दी. बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, द मीजो कंपाउंड्स एज वेल एज द रेसिमिक मिक्सचर. शुभम, डिसिमिलैरिटी क्या है? सर रेसमिक मिक्सचर में एक्सटर्नल कंपेंसेशन होता है एंड मीजो कंपाउंड्स में इंटरनल कंपेंसेशन. एग्जैक्टली. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैंने इसीलिए आपसे पूछा, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है. रेसिमिक मिक्सचर एंड मीजो कंपाउंड बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, but a racemic mixture is optically inactive because of the external compensation and a meso compound is optically inactive because of internal compensation. So अगर आप लोगों को ये सब टॉपिक्स क्लियर हो गए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ये सब क्लियर हो गया, तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म. बहुत डिटेल है. आज SN2 तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, शायद SN1 ही हो पाएगा हमारा. लेकिन पहले मुझे ये बताइए, आप में से जिनके भी स्कूल्स में ऑर्गेनिक चल रही है, SN1 पढ़ चुके होंगे ना? मैं कुछ पूछूंगा नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, आप पढ़ चुके हैं कि नहीं? Yes, sir. यस सर. आज मैं पढ़ाऊंगा, तब बताइएगा कि कौन सा वाला बेटर था. ठीक है, चल. एक हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस.
types of nucleophilic substitution reactions. Types of nucleophilic substitution reactions. इस हेडिंग के अंडर लिखिए, depending upon the nature of alkyl halide, depending upon the nature of alkyl halide, depending upon the nature of alkyl halide, the nucleophilic substitution reaction are of two types. The nucleophilic substitution reaction are of two types. Nucleophilic substitution reactions are of two types. सबसे पहली हेडिंग डालो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर. Nucleophilic substitution unimolecular. This is represented as SN1. SN1. वैसे तो आप SN1 पूरा एक लाइन में भी लिख सकते हो, लेकिन एक पैटर्न ये होता है कि जो N होता है ना वो सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है. ठीक है, सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर SN1. अब आपको अगले आधे घंटे तक सिर्फ मुझे सुनना है, बोर्ड पे देखना है, कुछ नहीं लिखना. कोई रिएक्शन भी बोर्ड पे से नहीं नोट डाउन करना, सब कुछ बोर्ड पे लिखा रहेगा. एट द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को खुद बताऊंगा कि कब नोट करना है. बीच में कुछ मत नोट करिएगा, सिर्फ बोर्ड पे देखते रहिएगा. ये बताइए कि आप लोगों को याद है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने कितने रिएक्शंस करवाए थे? 9. क्या किसी को बिना कॉपी में देखे सबसे पहला रिएक्शन मालूम? सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप. एक्वस KOH से रिएक्ट करवाते थे तो अल्कोहल बनता था. मैं उसी का एग्जांपल ले लेता हूं. वैसे तो मैं 9 में से कोई सा भी एग्जांपल ले सकता हूं, लेकिन मैं पहला वाला एग्जांपल ले रहा हूं. बड़ा सिंपल है वो, ध्यान से देखिएगा. लेट अस कंसीडर एक, क्योंकि मेरे को 3 डायमेंशनली सब कुछ समझाना है, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स समझाने हैं, तो मैं एक 3 डिग्री मॉलिक्यूल से स्टार्ट कर रहा हूं. ध्यान से देखिए. लेट अस कंसीडर दिस मॉलिक्यूल. कंसिडर करो, क्या ये अल्काइल हैलाइड है? इज दिस एन अल्काइल हैलाइड? Yes, sir. दिस इज अ कार्बन. एक ऐसा कार्बन है जो कायरल कार्बन. मैं कायरलिटी लेकर समझाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे सारे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट समझाने हैं. सब लोगों को दिख रहा है ना कायरल कार्बन है? Yes, sir. Yes, sir. हम इसे एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं. सो जब हम इसे एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो मैंने शॉर्ट में जो एक जनरल मैकेनिज्म मैंने आपको करवाया था, वो ये बताया था कि K पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव होता है. OH इज अ न्यूक्लियोफाइल. यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव होता है. तो ये जो OH नेगेटिव है, दिस बीइंग अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, कार्बन पे अटैक करता है और Br को निकाल देता है. तो हमने डायरेक्ट जो प्रोडक्ट बनाया था वो ये बनाया था, CH3C2H5 HOH प्लस KBr. मैंने सारे 9 के 9 रिएक्शन इसी तरह से करवाए थे आपको, लेकिन ये कोई मैकेनिज्म नहीं है. ये मैंने एरो भी बनाया होगा, कर्व्ड एरो, इसने यहाँ पे अटैक करा, Br निकल गया. वो कोई मैकेनिज्म नहीं था, वो तो सिर्फ एक बताने का तरीका था कि कौन चीज कहाँ पे अटैक करे. अब मैं आपको मैकेनिज्म करवाता हूँ. देखिए, ये याद रखिएगा, ये जो रिएक्शन आपको एक सिंगल स्टेप में भी समझ में आ रहा है ना. अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया, तो आप बोल दोगे हाँ समझ में आ. लेकिन अभी हमने इसके बारे में कुछ समझा ही नहीं है. ये जो रिएक्शन आपको बड़ा सिंपल सा लग रहा है, ये एक्चुअली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड 2 स्टेप्स में होने वाला रिएक्शन.
ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो रहा, दिस एक्चुअली अकर इन 2 स्टेप, दिस फॉलो अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। जितने भी SN1 रिएक्शन होते हैं दे फॉलो अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। देखते हैं एक एक करके कि पहले स्टेप में क्या होता है और फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। यहां लिख देता हूं मैं, 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। स्टेप 1 का नाम होता है फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेनर कार्बोकेटायन। स्टेप 1 का नाम होता है फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेनर कार्बोकेटायन। क्या होता है इसके अंदर वो देखिए। देखो ये वाला जो रिएक्टेंट है मैं यहां पे दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, CH3C C2H5 HBr। सबसे पहले स्टेप में ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले स्टेप में इवन बिफोर द अप्रोच ऑफ दिस OH नेगेटिव, इस OH नेगेटिव के अटैक से भी पहले, अभी OH नेगेटिव आया भी नहीं है अटैक करने, उसके आने से पहले ही ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड विल अंडरगो अ हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड हेट्रोलिटिक क्लीवेज अंडरगो कर देगा। ठीक है, और अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है, आपको पता है Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो Br दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर अपने साथ चला जाएगा। और जैसे ही Br यहां से निकलेगा तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये एक प्लेनर 2 डायमेंशनल मॉलिक्यूल हो जाएगा लाइक दिस। अब आप इसे ऐसे बनाएंगे, मैं आपको इसे समझाता हूं मॉडल की हेल्प से। लेट अस कंसीडर दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मॉलिक्यूल मेरे हाथ में देखिए, कंसीडर करिए ये वाला मॉलिक्यूल। सबको क्लियरली नजर आ रहा है? ठीक है, इमेजिन करो इसमें से एक मिथाइल है, ब्राउन वाला मिथाइल है, व्हाइट वाला हाइड्रोजन है और ब्लैक वाला इथाइल, और ग्रीन वाला क्या है? Br। ग्रीन वाला इज ब्रोमीन। ठीक है, आपको पता है कि ये जो शेप है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, दिस इज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पे किसी भी 2 बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है वो 109.5 डिग्री होता है। ठीक है, 109.5 डिग्री, और इनके बीच में मैक्सिमम, इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन है सर। आपको याद होगा कि मिनिमम रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ही 109.5 डिग्री का एंगल है। ठीक है, लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि इस मॉलिक्यूल में से मैंने कहा कि ये वाला बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूट गया, और अगर ये वाला बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूटा तो Br निकलकर चला जाएगा। अब जस्ट इमेजिन करो अगर ये Br यहां से निकलकर चला गया तो Br के जो बॉन्ड इस पे रिपल्शन डाल रहे थे, Br के जो इलेक्ट्रॉन थे वो जो इन पे रिपल्शन डाल रहे थे वो रिपल्शन पड़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि Br दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया। और जैसे रिपल्शन पड़ना बंद होगा ना, ये जो 3 बॉन्ड पीछे की तरफ मुड़े हुए थे ये सीधे हो जाएंगे ऐसे। जो ये पीछे क्यों आ रहे थे? ये पीछे आ रहे थे Br के बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से। Br के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना वो इन पे रिपल्शन डाल रहे थे, इसलिए थोड़ा पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। लेकिन जब ये Br निकलकर चला गया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, तो वो जो बॉन्ड पेयर था उसका रिपल्शन पड़ना बंद हो गया इन तीनों पे, तो ये तीनों बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, फ्लैट, ऐसा प्लेनर मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने आप देखेंगे जैसे ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली अगर करती हैं, धीरे धीरे Br दूर होता रहता है और धीरे धीरे बॉन्ड पीछे से सीधे होते रहते हैं। सही है, सो इमेजिन करो कि ये Br निकलकर जा रहा है और ये वाले जो 3 बॉन्ड पीछे मुड़े हुए थे सीधे हो जाएंगे। द मॉलिक्यूल विल बिकम अ फ्लैट, इस तरह का मॉलिक्यूल हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट 2 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक जाते वक्त ड्यूरिंग दिस फर्स्ट स्टेप 3 चेंजेस हुए। पहला चेंज तो हुआ है द ज्योमेट्री फ्रॉम टेट्राहेड्रल टू ट्रायगोनल प्लेनर। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गई, पहला चेंज, ये ट्रायगोनल प्लेनर होगा। दूसरा चेंज हुआ है बॉन्ड एंगल में, 109.5 डिग्री के बॉन्ड एंगल से 120 डिग्री का एंगल हो, 120 डिग्री। तीसरा चेंज हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में, sp3 से sp2 हो गई। sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं ना ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, मैं 2 चीजें लिख देता हूं, एक तो यहाँ पे 109.5 डिग्री का एंगल था, 109.5 डिग्री का एंगल था विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल हो गया विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये 120 लिखा है मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में अभी OH आया भी नहीं है अटैक करने, OH के आने से पहले ये Br निकलेगा, और Br के निकलते ही ये मॉलिक्यूल प्लेनर क्यों हो गया, ये समझ में आया आपको अच्छी तरह? यस सर। क्योंकि जब Br निकलकर जाएगा तो Br के जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन डाल रहे थे वो रिपल्शन पड़ना बंद हो जाएगा, तो वो जो 3 बॉन्ड पीछे की तरफ मुड़े हुए थे वो सीधे हो जाएंगे, द मॉलिक्यूल विल बिकम प्लेन। ठीक है, अब दूसरा स्टेप,
अब आते हैं स्टेप 2 पे। अभी बहुत कुछ समझना है, इसके बारे में ध्यान से देखिएगा। स्टेप 2 इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल over the carbocation. इस कार्बोकेटायन के ऊपर अब की बार न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा। अब देखो मैं ये वाला कार्बोकेटायन यहां बना रहा हूं, CH3CC2H5 H पॉजिटिव, ठीक है। इस पॉजिटिव को देखकर ये जो KOH का OH नेगेटिव है ना, ये OH नेगेटिव अब इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करने है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, इफ दिस मॉलिक्यूल हैज बिकम प्लेनर, तो इस प्लेनर मॉलिक्यूल के ऊपर जब नेगेटिव चीज अटैक करने आएगी तो वो पीछे से भी अटैक करने आ सकती है और आगे से भी अटैक करने आ सकती है, ठीक है। बिकॉज दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल एंड सिंस द मॉलिक्यूल इज प्लेनर, तो वी एक्सपेक्ट कि न्यूक्लियोफाइल की प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ से अटैक करने की बराबर होनी चाहिए। होती है या नहीं होती वो देखेंगे, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों तरफ से बराबर प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। न्यूक्लियोफाइल इधर से भी आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल इधर से भी आ सकता है, सही है। सो लेट अस कंसीडर बोथ द केसेस। कंसीडर करिए कि ये जो OH नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव यहां बना रहा हूं, ये OH नेगेटिव इधर से भी आ सकता है और ये OH नेगेटिव इधर से भी आ सकता है। Either the OH negative can come from above the plane or it can come from behind it. मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरफ से ये देखो Br था ना, ये Br था ओरिजिनली, जिस तरफ से Br निकलकर गया था उसी तरफ से भी OH आ सकता है, ठीक है। या हो सकता है Br आगे से निकल कर गया था, OH पीछे से आ जाए। जस्ट इमेजिन करो, जिस तरफ से Br निकल कर गया, ध्यान से सुनना ये बात, जिस तरफ से Br निकल कर गया अगर उसी तरफ से OH आएगा तो OH के आने पे ये वाले तीनों बॉन्ड फिर वापस पीछे उसी डायरेक्शन में आ जाएंगे। Yes, sir. बिल्कुल Yes, वैसे ही आ sir. जाएंगे ना। तो मॉलिक्यूल हमारा ऐसा नजर आएगा अगर OH उसी डायरेक्शन से आता है जिस डायरेक्शन से Br निकल कर गया था, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसा ही नजर आएगा, CH3CC2H5 HOH। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो देखने में बिल्कुल रिएक्टेंट जैसा ही होगा। जैसा रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री थी वैसी प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री थी। जो तीन बॉन्ड पीछे की तरफ मुड़े हुए थे वो वापस पीछे हुए। लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर Br आगे से निकल कर गया था, अगर इमेजिन करो Br तो गया था आगे से निकलकर, ये बीच में तीनों सीधे हो गए, फिर OH आया पीछे से, तो जब OH इस साइड से आएगा, इमेजिन करो जब OH इस साइड से आएगा तो अब की बार ये तीनों बॉन्ड पीछे इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, एंड दैट विल बी नोन एज इन्वर्जन। उसे बोलेंगे इन्वर्जन। ओरिजिनल रिएक्टेंट में ये तीनों इधर थे, लेकिन OH ने जब इधर से अटैक करा तो ये तीनों हो गए पीछे। जैसे जब बहुत तेज हवा चलती है तो अम्ब्रेला आपने देखा अपसाइड आउट हो जाता है, अम्ब्रेला उल्टा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। बिल्कुल वैसा ही केस हो रहा है। तो देखिए एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर OH पीछे से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है, तो फिर हमारा एक कंपाउंड ये मिलेगा, जो हमारे ओरिजिनल कंपाउंड का बिल्कुल मिरर इमेज जैसा होगा, ठीक है। ये वाला जो प्रोडक्ट है इसे बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्जन, और इसे बोलते हैं रिटेंशन। देखो रिटेंशन और इन्वर्जन के आपको शायद नाम से मतलब समझ में आ रहे होंगे। रिटेंशन का ये मतलब तो है ही कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका जो डिजाइन है, जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, वो बिल्कुल ओरिजिनल रिएक्टेंट जैसी है, ठीक है। लेकिन रिटेंशन का मतलब ये भी होता है कि अगर आपका ओरिजिनल रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो आपका प्रोडक्ट भी डेक्स्ट्रो ही होगा, ये वाला। अगर आपका ओरिजिनल रिएक्टेंट लीवो रोटेटरी था तो ये भी लीवो ही होगा, ठीक है। और इन्वर्जन जो होगा वो उल्टा हो जाएगा। अगर हमारा ओरिजिनल रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो जो इन्वर्जन वाला है वो लीवो रोटेटरी हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये याद रखिए, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में आप देखेंगे, सबसे पहले स्टेप में तो Br निकल कर जाता है। पहला स्टेप द फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेनर कार्बोकेटाइन, पहले तो Br निकल कर चला गया और Br के निकलते ही इस मॉलिक्यूल में तीन चेंजेस आए। एक तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल से ट्राइगोनल प्लेनर हो गई, ठीक है। दूसरा जो एंगल है वो 109.5 डिग्री से 120 डिग्री का हो गया। और तीसरा हाइब्रिडाइजेशन, जब तक चार बॉन्ड बन रहे थे sp3 थी, बाद में sp2 हो गई, ठीक है।
ये वाला जो पहला स्टेप है ना, याद रखिएगा, दिस फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्लो स्टेप होता है, मैं रीजन भी बताऊंगा कि ये स्लो क्यों होता है, बट दिस इज अ स्लो स्टेप। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना वो स्लो होता है, धीरे धीरे चलता है। और ये जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है ये फास्ट होता है। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया कि बीआर निकल कर गया और बीआर के निकलते ही एक प्लेनर कार्बोकेटाइन बन गया। लेकिन जब एक प्लेनर कार्बोकेटाइन बनेगा और उसके सेंटर के पॉजिटिव के ऊपर OH नेगेटिव अटैक करने आएगा, तो OH नेगेटिव को अटैक करने के दो डायरेक्शंस मिलेंगे। आइदर द OH नेगेटिव कैन कम फ्रॉम अबव द प्लेन और द OH नेगेटिव कैन कम फ्रॉम बिहाइंड द प्लेन। सब लोग बताइए, अबव द प्लेन। अबव द प्लेन से हमारा मतलब है जिस तरफ से लीविंग ग्रुप जा रहा था उसी तरफ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है। जिस तरफ से बीआर गया उसी तरफ से OH आया, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, रिटेंशन या इन्वर्जन? रिटेंशन। और अगर बीआर आगे से निकल कर गया लेकिन OH पीछे से आया तो हमें मिलेगा इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है। सो रिटेंशन और इन्वर्जन भी आपको समझ में आए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपको क्या लगता है कि एक प्लेनर कार्बोकेटाइन के ऊपर जब OH नेगेटिव अटैक करने आएगा तो क्या उसके अटैक करने की प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ से बराबर होगी, या आपको लगता है कि नहीं एक तरफ से ज्यादा होगी एक तरफ से कम होगी? एक तरफ से ज्यादा, एक तरफ से कम। वॉट एवर यू फील, आप सब लोगों को क्या लगता है? तो डिफरेंट होगी। ये एक प्लेनर कार्बोकेटाइन है, इसके ऊपर आगे से भी अटैक हो सकता है पीछे से भी। आपको लगता है कि एक तरफ से ज्यादा और एक तरफ से कम अटैक होगा, या आपको लगता है दोनों तरफ से प्रोबेबिलिटी बराबर होनी चाहिए? सर 50-50। तो डिफरेंट होगा। ठीक है, दोनों केसेस मान ले, एक बार दोनों केसेस कंसिडर कर चलते हैं। क्या आप मानते हैं कि अगर दोनों तरफ से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती तो जितना हमें रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता उतना ही इन्वर्जन प्रोडक्ट भी मिलता? यस सर। यस सर। यस सर। अगर दोनों तरफ से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती तो रिटेंशन और इन्वर्जन हमें 50-50 मिलते, और अगर रिटेंशन और इन्वर्जन 50-50 मिलते तो क्या जो ओवरऑल मिक्सचर है, अगर रिटेंशन और इन्वर्जन 50-50 मिलते तो जो ओवरऑल मिक्सचर है वो रेसिमिक मिक्सचर होता? यस सर। यस सर। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब हमने स्टडी करा तो हमें पता चला कि किसी भी SN1 रिएक्शन में दोनों तरफ से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी कभी बराबर नहीं होती SN1 रिएक्शंस में। और देखिए ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, हो सकता है आपके स्कूल में ये पढ़ाया जाए कि दोनों तरफ से बराबर प्रोबेबिलिटी है, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं कि दोनों तरफ से बराबर प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन नहीं, किसी भी SN1 रिएक्शन में एक प्लेनर कार्बोकेटाइन के ऊपर OH के अटैक करने की या न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच करने की प्रोबेबिलिटी कभी भी दोनों तरफ से बराबर नहीं होती, हमेशा एक तरफ से ज्यादा होती है और एक तरफ से कम होती है। मैं रीजन बताता हूं इसका। देखिए, जिस तरफ से बीआर निकलकर जा रहा है, जिस तरफ से बीआर निकलकर जा रहा है, अगर उसी तरफ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो जाता हुआ बीआर और आता हुआ न्यूक्लियोफाइल विद इन द रूट एक दूसरे को हिंडर करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, जिसकी वजह से आने वाले न्यूक्लियोफाइल को हिंड्रेंस फेस करनी पड़ेगी फ्रंट साइड से, क्योंकि वहां से तो न्यूक्लियोफाइल भी जा रहा है। लेकिन अगर बीआर जा रहा है आगे से और न्यूक्लियोफाइल आ रहा है पीछे से, तो पीछे से उसे कोई हिंड्रेंस फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो पीछे वाला अटैक जल्दी जल्दी होगा और आगे वाला अटैक थोड़ा धीरे धीरे होगा, जिसकी वजह से आगे वाला प्रोडक्ट कम बन पाएगा और पीछे वाला प्रोडक्ट ज्यादा बन जाएगा। तो रिटेंशन प्रोडक्ट हमेशा कम मिलता है और इन्वर्जन प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है किसी भी SN1 मैकेनिज्म में। देखो मैं आपको ये बता दूं, आपको ये 2 स्टेप्स में पढ़ाया जा रहा है, 2 स्टेप्स में आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बीआर निकलकर चला गया, बहुत देर हो गई है, खाली बैठा हुआ है और फिर काफी देर बाद ये आया न्यूक्लियोफाइल, ऐसा नहीं है। बीआर का जाना और OH का आना दोनों साइमल्टेनियसली आकर करते हैं। आपको किसी भी मैकेनिज्म में स्टेप वाइज चीजें पढ़ाई जाती हैं, बट प्रैक्टिकली वो होती एक साथ ही है। समझ रहे हो आप इस चीज को? आपने 11th में भी ऐसे बहुत सारे केसेस पढ़े थे, 2 स्टेप्स होते थे लेकिन साइमल्टेनियसली। तो ये बीआर जा रहा है और OH आ भी रहा है, साइमल्टेनियस हो रहा है ये चीज। तो जाता हुआ लिविंग ग्रुप और आता हुआ न्यूक्लियोफाइल विद इन द रूट हिंडर करते हैं, इसलिए रिटेंशन प्रोडक्ट कम मिलता है लेकिन इन्वर्जन प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा मिलता है। और जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर रिटेंशन माइनर होगा और इन्वर्जन मेजर होगा, तो जो हमारा ओवरऑल मिक्सचर होगा, इस रिएक्शन का जो फाइनल मिक्सचर होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और उसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी वो रिटेंशन वाली होगी या इन्वर्जन वाली होगी?
Inversion. इन्वर्जन वाली, जो भी इन्वर्जन की नेचर होगी वही वाला ओवरऑल मिक्सचर शो करेगा। अगर इन्वर्जन डेक्स्ट्रो था तो ओवरऑल मिक्सचर डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करेगा। अब ये भी ध्यान से सुनिए, ऐसे मिक्सचर को, ऐसा अनइक्वल मिक्सचर जिसमें माइनर रिटेंशन और मेजर इन्वर्जन होता है, ऐसे मिक्सचर को पार्शियली रेसिमाइज्ड मिक्सचर बोलते हैं। पार्शियली रेसिमाइज्ड। देखो, अगर ये 50% होता, ये भी 50% होता, जस्ट इमेजिन अगर ये 50% होता और ये 50% होता, दोनों बराबर होते, तो हम कहते कि इन दोनों ने एक दूसरे को कंप्लीटली कंपेंसेट कर दिया, 100% रेसिमाइजेशन हो गई। ठीक है, एक दूसरे की रोटेशन को पूरी तरह से कैंसल आउट करना इज कॉल्ड 100% रेसिमाइजेशन। लेकिन अगर इमेजिन करो, ये तो मिला आपको 40% और ये मिला आपको 60%, तो क्या ये 40% उसके 60% की रोटेशन को पूरी तरह से कैंसल आउट कर पाएगा? No, sir. लेकिन थोड़ा बहुत तो करेगा ना कैंसिल। sir. तो हम कहेंगे रेसिमाइजेशन पार्शियल हुई, पार्शियल रेसिमाइजेशन। ठीक है, पूरी तरह से कंपेंसेट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को, लेकिन थोड़ा बहुत तो एक दूसरे को कंपेंसेट करेंगे ना। तो सच अ मिक्सचर कंटेनिंग द अनइक्वल अमाउंट्स ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ पार्शियली रेसिमाइज्ड मिक्सचर। और किसी भी SN1 मैकेनिज्म का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो पार्शियली रेसिमाइज्ड होता है। समझ रहे हैं? जिसमें हमेशा इन्वर्जन मेजर और रिटेंशन माइनर होता है। अब एक और चीज ध्यान से सुनिए, देखिए आपको ये बताता हूं कि ये वाला स्टेप स्लो क्यों है और ये फास्ट क्यों है, और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि हम इसे यूनिमोलिक्यूलर क्यों बोल रहे हैं, व्हाई वी कॉल दिस रिएक्शन एज यूनिमोलिक्यूलर। अभी बहुत कुछ समझना है इसके बारे में। देखिए, आप सब लोग पहले तो मुझे ये बताओ, और बिल्कुल फ्रैंकली बताना, किसी को नहीं मालूम तो मना कर देना, क्या आप सब लोगों ने क्लास 11th में ये पढ़ा था, ये सुना है कि स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या नहीं मालूम? एक रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में हो रहा है, मान लो एक रिएक्शन है जो बहुत सारे स्टेप्स में हो रहा है, तो उस ओवरऑल रिएक्शन की जो स्पीड होगी ना, वो स्लोएस्ट स्टेप की स्पीड पे डिपेंड करेगी। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही ओवरऑल रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करता है। ये बात मालूम है या नहीं? अगर आपको लगता है नहीं मालूम तो मना कर दो, फिर मैं समझाऊंगा। नो सर। नो सर। नहीं मालूम? कभी अच्छा आपने कभी सुना नहीं है? यस सर। सुना है लेकिन रीजन नहीं मालूम? यस सर। Yes, sir. देखो, मैंने आपको जरूर 11th में पढ़ाया होगा कभी ना कभी। मैं एग्जांपल देता हूं, शायद वो एग्जांपल सुन के आपको याद आ जाए, और ना याद आए तो समझ लेना कि नहीं पढ़ाया था मैंने। देखो ध्यान से सुनना, लेट अस कंसीडर अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कंसीडर करिए जिसमें कार बनाई जाती है। अब उस फैक्ट्री का एक सिंगल डे का प्रोडक्शन बता रहा हूं, सुबह से शाम तक एक दिन में उसमें क्या क्या बन जाता है। सुबह से शाम तक उस फैक्ट्री में एक दिन में 50 टायर्स मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, 50 हेडलाइट्स मैन्युफैक्चर हो जाती हैं, 50 इंजन्स मैन्युफैक्चर हो जाते हैं। गाड़ी के सभी कंपोनेंट 50 तैयार हो जाते हैं एक दिन में। लेकिन स्टीयरिंग व्हील जो होती है ना, वो एक दिन में एक ही बनती है। एक दिन में एक स्टीयरिंग व्हील बनती है, लेकिन बाकी सारी चीजें 50 बन जाती है। तो बताइए एक दिन में पूरी गाड़ियां कितनी बनकर तैयार हो जाएंगी? One, sir. तो इसका मतलब कार के बनने की स्पीड स्टीयरिंग के बनने की स्पीड पर डिपेंड कर रही है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So that's why we can say कि the slowest step determine the overall rate of reaction. जो स्टेप सबसे स्लो चलेगा ना, उसकी वजह से पूरा रिएक्शन धीरे हो जाएगा। समझ रही हैं? तो Yes. स्लोएस्ट स्टेप की स्पीड ही ओवरऑल रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करती है। अब आप देखिए, ये स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है। ठीक है, अब ये स्लो क्यों है पहले तो मैं आपको ये बताता हूं। देखिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। जब तक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है वो स्टेबल है, लेकिन आप इस स्टेप में क्या कर रहे हो, उसका बॉन्ड तोड़ रहे हो और उसे अनस्टेबल बना रहे हो। ये कार्बोकेटायन अनस्टेबल होते हैं ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी भी इनकम्प्लीट हो गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये स्टेप अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन ये वाला स्टेप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि इस स्टेप में एक न्यूक्लियोफाइल फिर से आके उसकी वैलेंसी को पूरा कर देगा, पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा। तो ये स्टेप जो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है वो धीरे चलेगा या फास्ट चलेगा? धीरे। अनस्टेबिलिटी की तरफ कोई भी चीज धीरे धीरे जाती है। बॉन्ड टूटने वाले जो स्टेप होते हैं ना, जिन स्टेप में बॉन्ड तोड़ना होता है, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो जिन भी स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, अनस्टेबल चीजें बनती है, वो स्लो होती है। और जिन स्टेप्स में बॉन्ड बनते हैं, स्टेबिलिटी दोबारा से अटेन हो जाती है, वो फास्ट हो जाती है। तो दिस इज द स्लो स्टेप, दिस इज द फास्ट स्टेप। ये मानते हैं? Yes. तो क्या आप ये भी मानते हैं
कि ओवरऑल रिएक्शन की जो स्पीड होगी, ओवरऑल रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो इस रिएक्शन की स्पीड पे डिपेंड करेगी। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The rate of overall reaction will be controlled by the rate of this reaction. सही है। अब एक और चीज, थोड़ा सा 11th का पोर्शन, अभी मेरे देखो बहुत सारी चीजें हैं, मेरे को भी ध्यान रखना पड़ता है कि मैं कोई भी एक चीज भूल ना जाऊं आपको बताने से। एक और चीज सुनिए ध्यान से, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। Yes. Yes, sir. Yes, sir. मान लो ये दो रिएक्टेंट है, ये दो रिएक्टेंट है, इन दोनों के टकराने से ये पूरा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोडक्ट कितना बनेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा ये दोनों कितने ज्यादा हैं। जितने ज्यादा कंसेंट्रेशन लोगे आप इसकी और इसकी, उतना ज्यादा जल्दी जल्दी ये टकराएंगे, और जितना जल्दी जल्दी टकराएंगे प्रोडक्ट भी जल्दी जल्दी बनेगा। ये चीज तो पढ़ाई थी 11th में। Yes. Yes, sir. तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कितने हैं? दो रिएक्टेंट हैं। No. Yes, sir. तो एक्चुअली हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि इस रिएक्शन के रेट को दोनों की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन का जो रेट है ना, ये सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल स्लो स्टेप में इन्वॉल्व ही नहीं था। न्यूक्लियोफाइल फास्ट स्टेप में आया। स्लो स्टेप में तो आप देखिए सिर्फ एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट था, और हमने कहा ना स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप ही तो ओवरऑल रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन कर रहा है, और स्लो स्टेप में आपको एक ही रिएक्टेंट नजर आ रहा है, दूसरा रिएक्टेंट नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें दो रिएक्टेंट होते हैं, लेकिन दो रिएक्टेंट होने के बाद भी वो रिएक्शन एक ही रिएक्टेंट की रेट पे डिपेंड करती है, उनका जो रेट होता है वो एक ही रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ऐसे रिएक्शंस को यूनिमॉलिक्यूलर कहा जाता है। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब वन मॉलिक्यूल डिपेंडेंट। तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन जस्ट डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। SN1 रिएक्शन का जो रेट होता है वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। न्यूक्लियोफाइल तो दूसरे स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है। जो भी चीजें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में होती हैं सिर्फ उन्हीं पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो ये वाला जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना, मैं लिख दूंगा अभी अलग से, यहाँ पे जगह नहीं बची, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ, बताइए किसकी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? Alkyl halide. एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं यूनिमॉलिक्यूलर या वन का मतलब है एक स्टेप में मैकेनिज्म हो रहा है। ये नंबर ऑफ स्टेप्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये मैकेनिज्म दो स्टेप्स में होता है, लेकिन दो स्टेप में होने के बाद भी ये कंसेंट्रेशन एक ही कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, दैट इज एल्काइल हैलाइड। तो बताइए यहां तक की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी जब मैं इसके बारे में लिखवाऊंगा ना तो बहुत कुछ आपको और भी चीजें समझ में आएंगी। अब आप जल्दी से ये नोट कर लीजिए, इससे पहले कि हमारा टाइम हो जाए, पहले आप ये नोट करिए और मुझे बताइए, मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, आपने स्कूल में भी पढ़ा था, क्या आपने इतनी अच्छी तरह समझा था? No, sir. No, sir. No, sir. अब आ गया समझ में अच्छी तरह? Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए इसे नोट कर लीजिए। आप जब तक नोट कर रहे हैं मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूं।
प्रगत, तुषार, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? नो सर। रजत, आशी, नो सर। इसके बारे में मैं आपको लिखवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, सो जब आप लोगों का नोट हो जाए तो आप लॉग आउट कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Good day, sir. Good evening, sir. evening, Thank you, everybody. sir. Good evening, sir. Good evening. Thank you, sir. ओके अनन्या, चलिए मैं लॉग आउट कर दूं, कोई नोट तो नहीं कर रहा? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग।